नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर लैंडस्केप इतना क्यों बदल जाता है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक शानदार सफर पर निकलते हैं। हम हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर अंडमान के शांत द्वीपों तक भारत के हर भौगोलिक कोने को करीब से जानेंगे। तो हमारा ये सफर कैसा होने वाला है? हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उत्तर के विशाल पहाड़ों को समझेंगे, फिर वहां से उतरकर उपजाऊ मैदानों से गुजरेंगे। इसके बाद हम भारत के सबसे पुराने पठार को देखेंगे, फिर रेगिस्तान की गर्मी महसूस करेंगे, तटीय मैदानों की हवा लेंगे और आखिर में द्वीपों के रहस्य को समझेंगे। हमारे सफर की शुरुआत होती है भारत के सिर के ताज हिमालय से। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के पहाड़ नहीं हैं, बल्कि ये आज भी, जी हाँ, आज भी बड़े हो रहे हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये पहाड़ वाकई में आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचे हो रहे हैं। अब जब हम कहते हैं कि हिमालय युवा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो कुछ साल पुराना है। जियोलॉजी की दुनिया में तो लाखों साल भी बहुत कम होते हैं। जरा सोचिए कि जमीन के दो बहुत बड़े हिस्से एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उनके बीच की जमीन ऊपर उठ रही है। ठीक वैसे ही जैसे एक कागज को दोनों तरफ से दबाने पर वो मुड़कर ऊपर उठ जाता है। हिमालय का जन्म भी कुछ ऐसे ही हुआ था। हिमालय असल में कोई एक पर्वत नहीं, बल्कि 3 समानांतर रेंज है, जैसे 3 भाई एक साथ खड़े हों। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भाई है हिमाद्री, जो हमेशा बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। बीच वाला भाई है हिमाचल। अरे हाँ, ये वही जगह है जहाँ के खूबसूरत हिल स्टेशंस पर हम सब छुट्टियां मनाने जाते हैं। और सबसे छोटा, सबसे बाहरी भाई है शिवालिक, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हिमालय को सिर्फ उत्तर से दक्षिण ही नहीं, बल्कि पश्चिम से पूरब की तरफ भी बांटा गया है। और ये बंटवारा किसने किया? हमारी नदियों ने। जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो हिस्सा है, उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। और काली और तीस्ता नदी के बीच जो सबसे लंबा हिस्सा है, वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरते हैं और आते हैं भारत के दिल में, विशाल उत्तरी मैदान। ये वो जगह है जिसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। और इसका पूरा श्रेय जाता है हिमालय से निकलने वाली उन नदियों को, जो अपने साथ सोना यानी कि उपजाऊ मिट्टी लेकर आते हैं। इन मैदानों की मिट्टी भी 2 तरह की है, भांगर और खादर। इसे ऐसे समझिए, भांगर है पुरानी, थोड़ी कम उपजाऊ मिट्टी, और खादर वो है हर साल बाढ़ के साथ आने वाली एकदम ताज़ी, नई और एनर्जी से भरपूर मिट्टी। और यही खादर मिट्टी इन मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बनाती है। अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भारत के सबसे पुराने हिस्से की तरफ। हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की, एक ऐसी ज़मीन जो हिमालय से भी लाखों साल पुरानी है। ये एक ऐसी जगह है जहां भारत का सबसे पुराना इतिहास पत्थरों में कैद है। ये पठार इतना पुराना है, जरा सोचिए, ये उस जमाने का है जब भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका ये सब एक ही विशाल जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे, जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे। यही वजह है कि ये इलाका इतना स्थिर और चट्टानी है। और इसी पुरानी जमीन के नीचे छिपा है भारत का असली खजाना। जी हाँ, छोटा नागपुर पठार को यूं ही नहीं भारत का मिनरल स्टोर हाउस या खनिजों का भंडार कहा जाता है। कोयले से लेकर लोहे तक देश के ज्यादातर खनिज यहीं मिलते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ हैं। अब इस पठार के दोनों किनारों पर 2 गार्ड्स या कह लीजिए 2 दीवारें खड़ी हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। पर मजे की बात यह है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। वेस्टर्न घाट एक लंबी, ऊंची और लगातार चलने वाली दीवार है, जबकि ईस्टर्न घाट की दीवार बीच बीच में टूटी हुई और कम ऊंची है। और ये छोटा सा फर्क ही भारत के मौसम से लेकर नदियों के बहाव तक सब पर बहुत बड़ा असर डालता है। अब चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां पानी किसी सोने से कम नहीं है, थार का मरुस्थल। ये रेत का एक अंतहीन समंदर है, जहां जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने इस मुश्किल माहौल में जीना सीख लिया है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए, यहाँ पूरे साल में जितनी बारिश होती है ना, उतनी तो मुंबई जैसे शहर में कभी-कभी एक ही दिन में हो जाती है। हाँ, साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम। और यही चीज इसे भारत का सबसे सूखा इलाका बनाती है।
इस रेगिस्तान की अपनी ही एक अलग पहचान है। यहाँ अरावली की पहाड़ियाँ एक बैरियर का काम करती हैं और यहाँ आपको दिखेंगे रेत के बड़े बड़े टीले जो हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। इन्हें बारचंस कहते हैं, बिल्कुल आधे चांद जैसे दिखते हैं। और यहाँ लूनी नाम की एक ऐसी अनोखी नदी भी है जो समुंदर तक पहुँचने से पहले ही रेत में कहीं गायब हो जाती है। रेगिस्तान की सूखी रेत से निकलकर अब हम चलते हैं उन किनारों पर जहाँ जमीन समुद्र से मिलती है, हमारे खूबसूरत तटीय मैदान। ये वो जगह है जहां लहरें जमीन से मिलती हैं और एक बिल्कुल नई दुनिया बनाती हैं। भारत के पास 2 कोस्ट लाइन्स हैं और दोनों का मिजाज एकदम अलग है। वेस्टर्न कोस्ट मतलब पश्चिमी तट थोड़ा संकरा और ऊबड़-खाबड़ है, जहां कई बड़े-बड़े पोर्ट्स और हार्बर हैं। वहीं ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा और समतल है, जहां बड़ी नदियां आकर बड़े-बड़ी उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। तो चलिए एक छोटी सी सैर हो जाएं इन तटों की। पश्चिम में हम शुरू करेंगे मुंबई गोवा वाले कोंकण कोस्ट से, फिर नीचे कर्नाटक का कन्नड़ प्लेन और आखिर में केरला का खूबसूरत मालाबार कोस्ट। और अगर पूरब की तरफ देखें तो वहां है नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट। हमारे सफर का ये आखिरी पड़ाव है और इसके लिए हमें मेनलैंड को पीछे छोड़कर समुद्र के बीच में जाना होगा। हम बात कर रहे हैं भारत के 2 अनमोल रत्नों की, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। और ये दोनों आइलैंड ग्रुप्स एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। कैसे? इनकी पैदाइश में अंडमान और निकोबार असल में पानी में डूबे हुए एक पहाड़ की चोटियां हैं जो बस पानी से बाहर झांक रही हैं। और लक्षद्वीप वो तो छोटे छोटे समुद्री जीवों जिन्हें कोरल कहते हैं, उनके कंकालों से बना है ना कमाल की बात। अच्छा, एक और हैरान करने वाली बात, क्या ये पता है कि भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ है? यहीं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। इसका नाम है बैरन आइलैंड और ये वाकई में इन द्वीपों को और भी ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक बना देता है। तो इस पूरे सफर में हमने देखा कि भारत में भौगोलिक रूप से कितनी ज्यादा विविधता है। ऊंचे पहाड़, दूर तक फैले मैदान, करोड़ों साल पुराने पठार, सूखा रेगिस्तान और समंदर के बीच में बसे द्वीप। तो सवाल ये उठता है कि इतनी अलग अलग तरह की जमीन और माहौल होने के बावजूद कौन सी चीज है जो इस पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखती है? शायद इसी में भारत का असली जादू छिपा है।